प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हम लोगों ने कुछ प्रमुख लवण के विषय में, जैसे विरंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के विषय में पढ़ा था। आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण लवण के विषय में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने लिखा है धावन सोडा। धावन सोडा या धोने वाला सोडा, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह Na2CO3 × 10H2O। जो Na2CO3 के साथ 10H2O लगा हुआ है, इसके विषय में हम आगे इस सेशन में बात करेंगे। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। अब जैसा कि पिछले सेशन में आप लोगों ने देखा होगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा, जिसको हम NaHCO3 के द्वारा लिखते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है NaHCO3, अगर आप ध्यान देंगे तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। सोडियम कार्बोनेट बनता है, जल का अणु बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये पिछले सेशन में आप लोगों ने देखा था। तो इसी से हम सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा बनाने की विधि का अध्ययन करेंगे, जो आपके पाठ्यक्रम में है। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट और जल के अणु कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह सोडियम कार्बोनेट, इसको पुनः जब हम क्रिस्टलीकरण कराते हैं, क्रिस्टलीकरण मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, क्रिस्टलाइजेशन इसका जब कराया जाता है तो धावन सोडा के रूप में हमको साल्ट प्राप्त होता है। अब एक क्रिस्टलीकरण की क्रिया है क्या? क्रिस्टलीकरण की क्रिया का मतलब ये है कि जब उस पदार्थ को उसके जली विलयन से जब उसको ठोस अवस्था में प्राप्त करते हैं तो उसमें जल के कुछ अणु योजित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। जो अभी हमने शुरू में इस लेसन के ये बताया था कि 10H2O क्या है, तो ये जो जब जल के विलयन के द्वारा जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो ये जल का 10H2O अणु मालिक्यूल उसमें जुड़ जाता है, जिसको क्रिस्टलन के जल अणु कहते हैं। क्रिस्टलन के जल अणु कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कराते हैं। तो जब सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण कराते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा प्राप्त होता है। अब हम बात करेंगे कि यह सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का उपयोग हम कहाँ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला हमने लिखा है कांच उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज़ उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। कांच बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के कांच होते हैं और उन अलग अलग प्रकार के कांचों को बनाने के लिए उसमें अलग अलग रासायनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के कांच प्राप्त होते हैं। साबुन के बनाने में सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। कागज़ उद्योग में इसका उपयोग भी किया जाता है। फिर दूसरा हमने लिखा है बोरेक्स बनाने में। बोरेक्स एक बहुत महत्वपूर्ण यौगिक है, रासायनिक यौगिक है, जिसका कई जगह हम लोग प्रयोग करते हैं। इसके विषय में हम लोग अगली कक्षाओं में सीखेंगे विस्तृत रूप से।
यहाँ पर बस ये जानना है कि बोरेक्स बनाने में जिस लवण का उपयोग होता है उसको धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, या Na2CO3 कहते हैं। इसी तरीके से तीसरा हमने लिखा साफ़ सफाई के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाएगा तो इसका अभिप्राय है कि यह साफ़ सफाई के लिए घर में स्वच्छता को बनाए रखने के लिए सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा का उपयोग किया जाएगा। फिर यह लिखा हमने जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में। जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, अस्थायी और अस्थायी। तो जब जल की अस्थायी कठोरता होती है तो उसके लिए जिस लवण का प्रयोग या जिस साल्ट का या जिस यौगिक का प्रयोग किया जाता है उसको धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो अगर कभी कोई पूछा जाता है कि जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किस यौगिक का प्रयोग करते हैं तो हम बता सकते हैं कि उसको दूर करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि बोरेक्स बनाने में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो उसके लिए आप उत्तर दे सकते हैं कि इसके लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो क्रिस्टलन के जो जल अणु हैं वह क्रिस्टलन के जल अणु कई यौगिकों में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं क्रिस्टलन के जल अणु हमने लिखा है। तो जैसा हमने अभी बताया कि जब किसी यौगिक में जल के अणु उसके साथ जुड़े होते हैं तो उन यौगिकों को क्रिस्टल के रूप में, अगर पदार्थ क्रिस्टलीय रूप में है तो उसके साथ जो जल के यौगिक जुड़े होते हैं, अणु जुड़े होते हैं, उन अणुओं को, जल के अणुओं को क्रिस्टलन के जल अणु कहते हैं। और यह क्रिस्टलन के जल अणु मैक्सिमम जो यौगिक हैं वो शुष्क अवस्था में नहीं रहते, उसमें कुछ मात्रा में नमी पाई जाती है। और नमी, जैसा आप जानते हैं कि नमी का अभिप्राय है जल का होना, तो वह जल उसमें जो जुड़ा रहता है वह क्रिस्टलन के जल अणु के रूप में जाना जाता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कॉपर सल्फेट हमने लिखा है CuSO4 इंटू 5H2O। तो यहाँ कॉपर सल्फेट के विलयन में जब जल का अणु जुड़ जाता है तो उसको हम क्रिस्टलन के जल अणु कहते हैं। इसको अगर प्रयोग के द्वारा आप जानना चाहें तो इसके लिए कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल को शुष्क परख नली में, क्वथन नली में लीजिए। क्वथन नली का मतलब कि जिसमें पदार्थ को, कांच की एक नली होती है जिसमें पदार्थ को रख करके उसको गर्म करते हैं। तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल को शुष्क क्वथन नली में ले करके और उसको गर्म करते हैं और उसका प्रेक्षण करते हैं। जब प्रेक्षण करते हैं तो देखते हैं कि उसके रंग में क्या परिवर्तन होता है। अब फिर हम देखते हैं क्वथन नली में जो पानी की बूंदें एकत्रित हो जाती हैं। ये पानी की बूंदें, जब क्वथन नली का मतलब कि जब उसको गर्म किया जाता है तो जो पानी की बूंद आती है, इसका मतलब यह है कि वह कॉपर सल्फेट के लवण से निकल करके क्वथन नली के दीवार पर बूंद के रूप में एकत्रित हो जाती है। और इस प्रक्रिया के पश्चात, इस क्रियाकलाप के पश्चात उसमें पुनः पानी की कुछ बूंद डालते हैं और पानी की बूंद डालने के पश्चात फिर देखते हैं कि उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो जब हम परीक्षण करते हैं तो हम दो परिवर्तन देखते हैं कि जब गर्म किया जाता है क्वथन नली में कॉपर सल्फेट को तो उसका रंग बदल जाता है, और पुनः जब उसमें पानी को उसमें मिलाया जाता है तो उसका रंग पुनः नीला हो जाता है। यह बताता है कि कॉपर सल्फेट में जो नीले रंग का होता है उसमें जो जल का अणु है वह उसके रंग के लिए उत्तरदायी होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें जो जल के अणु, लवण के सूत्र में जो जल के अणु जुड़े होते हैं उनको क्रिस्टलन के जल अणु कहते हैं। इसी प्रकार दूसरा हम उदाहरण हमने लिखा है कॉपर सल्फेट कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। अब ये कैल्शियम सल्फेट में 2H2O है, तो यह 2H2O कैल्शियम सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है, अर्थात यह क्रिस्टलन का जल अणु है जो कैल्शियम सल्फेट के साथ नमी के रूप में रहता है। और इसका जो
प्रचलित नाम है उसको हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। जिप्सम बहुत महत्वपूर्ण है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो आप इसको स्क्रीन से नोट करके आप याद कर सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं जब उसमें क्रिस्टल का जल अणु होता है। अब जिप्सम से जो आगे टॉपिक आपके है वह जैसा आप देख रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एक महत्वपूर्ण यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ये जिप्सम से प्राप्त किया जाने वाला यौगिक है जिसका बहुत सारा उपयोग है। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम तो ये देखें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया कैसे जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर हमने लिखा है कि कैल्शियम सल्फेट अर्थात जिप्सम को जब गर्म किया जाता है तो उसमें आधा अणु जल का शेष रह जाता है, बाकी जल का अणु इवेपोरेट हो जाता है, पृथक हो जाता है। तो इसको गर्म करने पर जो आधे जल के अणु इसके साथ जुड़े रह जाते हैं उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अब ये आधे जल अणु का मतलब ये है क्या है, इसका अभिप्राय हम कैसे समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एक कैल्शियम सल्फेट अणु यौगिक के अणु के साथ आधा जल का अणु जुड़ा हुआ है। जब पूरा जल का अणु जुड़ा होगा तो उसके लिए हमको 2 कैल्शियम सल्फेट की आवश्यकता पड़ेगी, CaSO4। अब ये हमने ट्वाइस कर दिया इनटू H2O। अब ये भी जिप्सम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यह भी प्लास्टर ऑफ पेरिस है क्योंकि 2 कैल्शियम सल्फेट अणु के साथ एक जल का अणु जुड़ा हुआ है। तो एक कैल्शियम सल्फेट अणु के साथ आधा जल का अणु जुड़ा होगा और इसका जो नाम होता है उसको कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट, ध्यान देंगे, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसका नाम है। और इस तरीके से हम कैल्शियम सल्फेट के अणु से प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्थात जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। मैंने यहाँ पर स्टार बनाया इसलिए कि ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे। तो आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ याद रखना है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है और वो हमने लिखा है स्क्रीन पर, CaSO4 × 2H2O। और इसको जब गर्म करते हैं तो उसमें आधे जल के अणु शेष रह जाते हैं और जो यौगिक प्राप्त होता है उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, जो यहाँ पर हम दिखा रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब पुनः इससे हम जिप्सम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे प्राप्त करेंगे। तो उसके लिए जो समीकरण यहाँ हमने लिखा है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को जब जल के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम सल्फेट अर्थात प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम प्राप्त होता है। तो दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि एक तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसको आप लोग बहुत बेहतर ढंग से इसका अध्ययन करेंगे, इसको याद करेंगे। अब हम बात करते हैं कि ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब मूर्तियों को कई जगह आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पर जो मूर्तिकार होता है उस मूर्ति को बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करता है। तो मूर्ति बनाने में इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, मूर्ति बनाने में। और जब कभी हड्डियाँ टूट जाती हैं तो उस पर जो प्लास्टर चढ़ता है, जिसको हम लोग प्लास्टर के नाम से जानते हैं, वहाँ भी प्लास्टर ऑफ पेरिस ही उपयोग किया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में आप इसको लिख सकते हैं, चिकित्सा
चिकित्सा में और घरों को सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी है। जैसा आप सुनते होंगे कि घर में पीओपी कराना है तो वहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम इतना ही बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण लवण आपके थे, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बेकिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन 5 यौगिकों के विषय में, लवण के विषय में हम लोगों ने जाना है, सीखा है। अब हम अगले सेशन में कुछ प्रश्न जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इसका अध्ययन करें। अधिक से अधिक इस APIC क्लासेस के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।